मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपर्युक्त सभी। तो इसके सभी आंसर सही हैं, उपर्युक्त सभी। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। सही आंसर है हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ए हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए NCERT के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना कारखाना बनवाया था, जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी माना है, लेकिन सही इसका आंसर है ए हुमायूं। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। सही आंसर है कालीघाट। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। सही आंसर है अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा, ए एंड सी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रमुख दास्तान-ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मुहम्मद साहब के चाचा के वीरता पूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। सही आंसर है अकबर। प्रश्नगत विकल्पों में दसवंत और बसावंत अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? सही आंसर है अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थीं: व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब्दुल समद, अबुल हसन, अका रिजा, मीर सैयद अली। सही आंसर है 2 एवं 3, अबुल हसन, अका रिजा। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिसनदास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी।
निम्न में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद, अबुल हसन। तो सही आंसर है सी, ख्वाजा अब्दुल समद। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही आंसर है सी, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला। इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्र आधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? सही आंसर है जहांगीर। हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों यथा तूतीनामा, रज्मनामा, अनवार सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु-पक्षियों आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्रधारों एल्बम का निर्माण। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो यह है चित्रकला की शैली। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में हुआ था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है चित्रकला। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सही आंसर है वीणा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? सही आंसर है ए, 5। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप में दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदनलाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सम्राट द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो सही आंसर है ए, जो कि है सम्राट द्वारा, अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, यही गलत है। तानसेन का मूल नाम रामतन पांडे था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने दी थी।
मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी, अतः कथन ए त्रुटिपूर्ण है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों मुख्यतः रीवा के राजा रामचंद्र तथा मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की रचना की थी। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, बिलास खां। तो इसमें सही आंसर है ए तानसेन और हरिदास। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। सही आंसर है बी ग्वालियर में। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, वाड़ी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम इनका था रामतनु पांडे। बी आंसर है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर है पहले भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। सही आंसर है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग, माल गुर्जरी। सही आंसर है डी माल गुर्जरी। राजा मान सिंह तोमर, तानसेन एवं सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मान सिंह तोमर ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? सही आंसर है अकबर। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो सही आंसर इसका है मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। टप्पा को पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों से विकसित किया गया। मुगल कालीन साहित्य। लेखक और पुस्तक निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अब्बास खां सरवानी, तारीख शेरशाही या तोहफाए अकबर शाही। हसन निजामी, ताजुल मासिर, खादमीर, कानून ए हुमायूनी। भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा, मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, गुलाम हुसैन, सियार उल मुत्करीन, मोहम्मद सालेह, आलम सालेह, इनायत खां, शाहजहां नामा, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, मोतमिद खां, इकबालनामा ए जहांगीरी। विकल्पों को देखते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडिन और रस्किन। ए ऑप्शन। तुजक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य
युद्ध का भी वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? ए ऑप्शन गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की? सी ऑप्शन गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसमें गुलबदन बेगम सही आंसर है। बदायूं अबुल फजल अहमद यादगार में से कोई नहीं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर बी माहम अनगा। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरीह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दिल मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हसन निज़ामी, इसका हो जाएगा चौथा। ताजुल मासिर, ख्वाद मीर हुमायूं नामा, तीसरा ऑप्शन। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, पहला। और भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ए ऑप्शन। फिर से मिलान करना है। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। तो इसमें मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हो जाएगा आशिका, अमीर खुसरो आशिका, सोमनाथ राग विबोध, दामोदर कवि पद्मावती कथा, मुल्ला दाऊद चांदायन। सही मिलान देख लीजिए। आलमगीर नामा तबकाते अकबरी, चहार चमन, इकबाल नामा जहांगीरी। तो आलमगीर नामा जाएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम, तबकाते ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान बहमन, इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमिद खां। सही आंसर हो जाएगा डी। तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की, जिसे तारीख निजामी भी कहते हैं। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? बी ऑप्शन निजामुद्दीन अहमद। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? सी ऑप्शन अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सत्सई दोहों का संग्रह है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वासपात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तिकार तथा कवि। आंसर बी, शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां नामा के लेखक थे
कौन है? गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। आंसर डी इनायत खां। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित है? बाबर, तुझके बाबरी, हुमायूंनामा, शेर शाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबकात अकबरी। सही आंसर है ए बाबर, तुझके बाबरी। तुझके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने तथा तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, जबकि तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है जो फारसी भाषा में लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तबकात नसरी, मिनहाज उस सिराज जस जानी, तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा इब्न बतूता, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। सी ऑप्शन है तुगलकनामा इब्न बतूता। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था, जबकि इस इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा था। अन्य प्रश्नगत पुस्तकें एवं उनके लेखकों के युग्म सही सुमेलित हैं। अनवर सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ए ऑप्शन पंचतंत्र। अनवर सुहैली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद मुल्ला हुसैन और वाइस काशिफी ने किया था, जबकि आयर दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। आंसर है ए अकबर। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के काल में निजामुद्दीन पानीपति द्वारा किया गया था। अबुल फजल का द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। ए ऑप्शन 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 96 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक भी 12 या 13 वर्ष बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी, डी ऑप्शन अबुल फजल। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, ये फारसी थी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। मुगलों की अदालत की भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? ए साकी मुस्तैद खां। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खां ने की है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भीमसेन कायस्थ, चंद्रभान बहमन, ईश्वरदास नागर, सुजान राय भंडारी। तो भीमसेन कायस्थ की रचना हो जाएगी तारीख ए दिलकुशा, ए का 4। चंद्रभान बहमन, चार चमन, बी का ए। ईश्वरदास नागर, तो इसका देखिए आंसर डी आ रहा है। ईश्वरदास नागर फुतुहात आलमगीरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उल तवारीख, डी ऑप्शन। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर। नास्ता लिख है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ए ऑप्शन इसका सही है। नास्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नास्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। कप हृदय राजा जिसे नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा के में छंद लिखे हैं? राजा सावंत सिंह, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? इसका आंसर है ए केशव। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई? रामचंद्र का, कवि प्रिया, रतन बावनी, राम रसायन। आंसर डी, राम रसायन। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्र का, रसिक प्रिया, रतन बावनी, कवि प्रिया, छंदमाला, बारहमासा आदि। अब मुगल कालीन विविधि। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां टेवर्नियर सही है। औरंगजेब मनुची। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? बी ऑप्शन, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 1605 से 89 ईस्वी तक 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व की ओर उसने 6 बार यात्राएं की। टेवर्नियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खादानों, जवाहरात तथा मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किए। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? आंसर सी, विलियम फिंच। फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। हॉकिंस, थॉमस रो, मनुची, राल्फ फिंच। हॉकिंस आया था 1608 से 1611 जहांगीर के शासनकाल में, तो ए का हो जाएगा दूसरा। थॉमस रो 1615 से 1619। मनुची 1653 से 1708, ये हो जाएगा चौथा, सी का चौथा। राल्फ फिंच 1585 से 1586 ईस्वी। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। अब अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 में आक्रमण किया था उसने। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748, जबकि बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 1857 था। तो इसका हो जाएगा आंसर सबसे पहले जहांगीर, सबसे पहले हो जाएगा जहांगीर, तीसरा फिर मोहम्मद शाह 1719 से 48, 3-2, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह जफर। तो 3-2-1-4, 3-2-1-4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए करें एवं नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर खोजें। अहमद शाह अब्दाली 1761 में। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। और नादिर शाह का आक्रमण 1739। तैमूर का आक्रमण नासरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले 2 चंगेज खां, फिर 4 तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। सी आंसर 2, 4, 3, 1। कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था, सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है। शाहजहां ने कोई उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, ये सही है। सी ऑप्शन 1 और 4।
निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, तो 1739। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, 1526। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761। सही सुमेलित हो जाएगा सी। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में ले लिया और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बी आंसर पृथ्वीराज। बी एन लुनिया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख है? हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ये भी सही है। अच्छा, सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो ए वाला सही है, बी भी सही है। सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान ने नहीं लड़ा था, यही आंसर इसका गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र यानी विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु 1605, औरंगजेब की मृत्यु 1707। सी आंसर, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सुमेलित करना है इसमें भी। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये अकबर से संबंधित है। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं से संबंधित है, एक बी का 3। खुसरो का विद्रोह, खुसरो जहांगीर का लड़का था, तो ये खुसरो जहांगीर से संबंधित हो गया। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसका 1556 ईस्वी ये हो जाएगा अकबर का राज्यरोहण। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कोड से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ए का 2। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बी का 3। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तो सी का 4 हो जाएगा। असीरगढ़ का युद्ध 1601, सी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? चौसा का युद्ध 1538, ये गलत है। कन्नौज का युद्ध 1539, ये भी गलत है, 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। खजवा का युद्ध या खंजवा का युद्ध 1657। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, यही ऑप्शन सही है। खेड़ा का युद्ध 1699, ये भी गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ। खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। अतः इसका अभिष्ट उत्तर सी होगा। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। खानवा का घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529, खानवा का युद्ध 1527, चौसा 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539 और तलीकोटा का युद्ध 1565। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। डी ऑप्शन। बल्ख का युद्ध जहांगीर शाहजहां के काल में हुआ था। बल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अता अली खां का नाम था। अता अली खां रामतन पांडे का नाम था, जो कि तानसेन थे। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतन पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया। मिलान करना है। इक्ता हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान। जागीर हो जाएगा मुगल। अमरम विजयनगर। मुकासा मराठे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, बी ऑप्शन। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किनको बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, इन्होंने पारसियों से लिया था। नवरोज का त्यौहार ईरान फारस से लिया गया था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी थी। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। यह आंसर लखनऊ। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया
था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले पद्मिनी जो कि खिलजी के समय की थी। उसके बाद दुर्गावती, यह अकबर से युद्ध में लड़ी थी। फिर ताराबाई और अहिल्याबाई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, दानियाल की मृत्यु। एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक की मृत्यु 1593, यानी शेख मुबारक की मृत्यु हुई 1593 में, फैजी की मृत्यु 1595 में। अबुल फजल की हत्या शाहजादे सलीम के आदेश पे 1602 ईस्वी में। अकबर के पुत्र दानियाल की मृत्यु 1605 ईस्वी में। तो सबसे पहले हो जाएगा शेख मुबारक की मृत्यु 2, अब फिर फैजी की मृत्यु 3, अबुल फजल की हत्या 1, फिर 4, 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी इत्मादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा। सही आंसर है डी, दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में तथा औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी का युग्म ही सुमेलित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो इसमें हुआ था लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग काले सफेद संगमरमर में से सजाया गया था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये भी गलत है। तो इसका दोनों ही ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीरी महल बुरहानपुर यही गलत है। जहांगीरी महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, यह औरंगजेब की पत्नी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1400 के आसपास में निर्माण हुआ था। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि 1540 में इसकी मृत्यु हुई। पुनः हुमायूं का मकबरा, फिर रबिया उद दौरानी का मकबरा। सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3 और 1 ठीक है, बी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाबर ने जामा मस्जिद संभल का निर्माण करवाया था। हुमायूं, दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल तथा जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का मकबरे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार हो जाएगा इल्तुतमिश, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर तथा मोती मस्जिद औरंगजेब। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध 1540,
चौसा का युद्ध 1539, तालीकोटा का युद्ध 1565 और खानवा का युद्ध 1527। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 1527 खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध 1539, 4 के बाद 2, कन्नौज का युद्ध 1540, 1, फिर तलीकोटा का युद्ध 3, 4 2 1 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, 51। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, अकबर, बी का 2। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब। मुगल काल में मौलिम था एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक, एक जहाज। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों में पर मौलिम नेविगेटर एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज के सही स्थिति में होने का पता चलता था। दिए गए विकल्पों में डी उत्तर के कुछ निकट है किंतु सटीक उत्तर नहीं है। मौलिम जहाज का कर्मचारी है, ना कि एक जहाज। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? डी आंसर, व्यापारी। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है। सराय, सराय थी इसमें ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, ये सराय थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दाम, ताम की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। जरीब कोई कर नहीं था, बल्कि जरीब का प्रयोग भूमि के मापन हेतु किया जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प डी का युग्म सुमेलित नहीं है।